गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पी ब्लॉक का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट का जो डिवीजन है आपके सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट दो पार्ट हैं। एक तो आप 11 में पढ़ते हो 13 एंड 14 ग्रुप, और एक पार्ट हम पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में जो पढ़ते हैं हम लोग 15, 16, 17, 18 ग्रुप। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक तरीके से इस पी ब्लॉक एलिमेंट में 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। एक आपको 15 ग्रुप पढ़ना है ना, एक आपको 16 ग्रुप पढ़ना है, एक आपको 17 ग्रुप पढ़ना है और एक 18 ग्रुप पढ़ना है। ठीक है ना बच्चों। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम स्टार्ट करें। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेरे को जो पढ़ना है 15th, 16th, 17th, 18 ग्रुप पढ़ना है। ठीक है, और हमें लाइन से स्टार्ट करना है, यानी कि 15th ग्रुप एलिमेंट। तो 15th ग्रुप एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूं, है ना, तो पहला हेडिंग होगा जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जनरल इंफॉर्मेशन में हम बात करें, लिखो हेडिंग डालो जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो पहली बात 15 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से? नाना, पाटेकर, आज, सब्जी और बेचेंगे। राइट, ये तो हमारे एलिमेंट हो गए। एक बात। दूसरी बात क्या है भाई, ध्यान से देखो कि एन क्या है, ये है आपका गैस, एन और पी। ठीक है, इसको हम लोग गैस स्टेट में रखेंगे। कुल मिलाकर के हमें समझाना क्या है, ए एन और पी ले लो, ये हमारे गैस हो गए। ठीक है, पी तो सॉलिड स्टेट में होता है। अब यहां पर इसकी बात करो, है ना, एस के बारे में हम जानते हैं, ये तो हो गया हमारा मेटल, ये क्या हो गया, मेटल हो गया। और आप जानते हैं इसके बारे में बताओ, ये हमारा हो गया दोनों मेटलॉइड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मेटलॉइड। यू नो मेटलॉइड, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होगा। दूसरी बात देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे को एटॉमिक रेडियाई चाहिए, ठीक है, तो एटॉमिक कहता हूं या मेरे को आयनिक रेडियाई चाहिए, तो आयनिक रेडियाई ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में क्या बढ़ती है, तो हमने लिखा एन, पी, एस, एसबी और बीआई। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, बीआई का। अब इसके बाद मेरे को बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, अगर मैं कहता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पूछ रहा हूं, ठीक है बेटा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, कम होती है। तो अब देखो एन, पी, एस, एसबी और बीआई, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की। पक्का। अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, अगर मेरे को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चाहिए, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो एन हो गया, पी हो गया, एस हो गया, एसबी हो गया और बीआई हो गया। खास बात, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर होती है और ये आपका डिक्रीज करेगी। अब इसके बाद अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें बच्चों, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहां पर क्या है, रिएक्टिविटी में हम जानते हैं रिएक्टिविटी नॉन मेटल की क्या होती है और उसकी क्या होती है, मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में लिखा है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमने पी लिखा, है ना, फिर एस लिखा, फिर एसबी लिखा,
फिर Bi लिखा और सबसे लास्ट में N लिखा। अब क्वेश्चन बनता है, अगर मैं 15 ग्रुप में बात करता हूं तो इसके पास जो है मैक्सिमम रिएक्टिविटी है और इसके पास मिनिमम रिएक्टिविटी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन की खास बात होता है कि नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, राइट? क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या हो गई? बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई? बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। हो गई। तो बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से अब जो है इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? अपने में कम हो जाएगी। तो नोट करो, लिखा बच्चों? लिखा? नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी। लिखो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, N ग्रेटर देन P ग्रेटर देन N, P ग्रेटर देन N, ग्रेटर देन AS, ग्रेटर देन SB, ग्रेटर देन BI, है ना? तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी जो है फॉस्फोरस की ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के नीचे अंडरलाइन कर लेना क्योंकि यहीं पर दिक्कत है, बाकी तो सिमिलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वैलेंसी, अगर हम वैलेंसी की बात करें, ठीक है, तो वैलेंसी की खास बात क्या होता है? वैलेंसी आपका प्लस माइनस में बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? तो वैलेंसी कितना होगा? 3। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैंने पूछा हुआ है ऑफ इसका, अगर मैंने NH2 और NP3 का पूछा हुआ है, ये आपका 15 ग्रुप हुआ बेटा, 15 ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? और मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तो बच्चों एक बात मेरे को बताओ, इसका जो 15 ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? एक तो होगा -3, +3 और ये जो है +5, ऐसा होगा कि नहीं होगा? मिनिमम आपका ये होगा और मैक्सिमम आपका ये होगा, ये मैक्सिमम होगा और ये क्या होगा? मिनिमम होगा। पहले इतना नोट करो। नोट किया बच्चों? अब यहां पर खास बात क्या है, अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैंने क्या ले रखा है? नाइट्रोजन ले रखा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS, SB और BI, ठीक है? तो अगर मैं पूछता हूं कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 3-5 होगा। इनका कितना होगा? 3-5 होगा। इसका कितना होगा? 3-5 होगा, ठीक है? 3 भी होगा, 5 भी होगा। अब समस्या है हमारे सामने इस पर और इस पर है, इस पर 3 होगा और इस पर ही 3 होगा। अब समस्या क्या है? नाइट्रोजन की खास बात क्या है? इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसके पास नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक? तो वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से, वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से इतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्सपेंशन नहीं होता है। अब समस्या क्या है? इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है, यानी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल तो इस केस में क्या है? प्रेजेंट है। तो समस्या क्या आ गई? समस्या ये आ गई, यहां पर पाया जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या पाया जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो और ये इफेक्ट क्या बताता है कि बिस्मथ के केस में अगर +3 है और बिस्मथ के केस में +5 है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये पाया जाएगा, जब स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी इसका मतलब ये अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा मेरा? ये अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल होने का मतलब क्या है? ये पाया जाएगा और ये नहीं पाया जाएगा।
अनस्टेबल का मतलब क्या होगा, नेवर एग्जिस्ट, नेवर एग्जिस्ट। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि भाई 3 और 5 तो मैक्सिमम केस में होता है, नाइट्रोजन में नहीं होता है। उसका वजह क्या है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर बिस्मथ के केस में नहीं है तो उसकी वजह क्या है कि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट का मामला है। इज दैट क्लियर? नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? लिखा बेटा? एक लाइन और लिखो बेटा, एक इंफॉर्मेशन की एक बात और लिखो। लिखो, आर्सेनिक इज द मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट। आर्सेनिक यानी एस। आर्सेनिक इज द मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट। आर्सेनिक इज द मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट। 15th ग्रुप एलिमेंट। 15th ग्रुप एलिमेंट and it is detected by Mars test, MARSH, Mars test, and FeOH का होल थ्राइस है ना, FeOH का होल थ्राइस is used for आर्सेनिक प्यूरिफाइंग। आर्सेनिक प्यूरिफाइंग, तो आर्सेनिक के प्यूरिफिकेशन में FeOH का होल थ्राइस का यूज किया जाता है। और कैसे पहचाना जाता है कि आर्सेनिक जो है बहुत पॉइजनस है, इसके लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं उसका नाम है मार्स टेस्ट। तो ये हमारा एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, राइट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ, ठीक है, हेडिंग डालो abnormal behavior of nitrogen, राइट। कि भाई नाइट्रोजन जो है अपने 15 ग्रुप का पहला एलिमेंट है और उसमें क्या क्या एबनॉर्मल बिहेवियर आ सकता है। तो पहली बात तो ये हो गया कि नाइट्रोजन की खास बात क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है गैस स्टेट में, ठीक है। और नाइट्रोजन के अलावा जितने भी सारे के सारे मेंबर्स हैं सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। पहली बात तो ये अलग हो गया। लिखो बच्चों, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। पहला पॉइंट लिखो, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट and other element of 15 group element are exist in solid state, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो बच्चों, सेकेंड पॉइंट लिखो। देखो, नाइट्रोजन पाया जाता है किस फॉर्म में, डाई एटॉमिक, राइट। मैं लिख देता हूं कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, ये पाया जाता है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, N2, राइट। अब इसके बाद फास्फोरस, AS और Sb ये पाए जाते हैं टेट्रा एटॉमिक। किस फॉर्म में, टेट्रा, है ना, टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक। तो टेट्रा एटॉमिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, P4 हो गया, AS4 हो गया और Sb4 हो गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट बिस्मथ जो पाया जाता है ये पाया जाता है मोनो एटॉमिक, राइट। तो अब समस्या क्या है भाई कि इनसे ना तो ये टेट्रा एटॉमिक है और ना ही डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक है।
इस वजह से ये नाइट्रोजन में क्या हो गई, एबनॉर्मल बिहेवियर आ गया। नोट करो बच्चों, लिखा बेटा, लिखा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर मैं नाइट्रोजन की बात कह रहा हूं, Cn माइनस की बात कह रहा हूं, या मैं CO की बात कह रहा हूं, राइट, ये सारे के सारे क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो सबके पास कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब सारे के सारे क्या हो गए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। जब सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हो गए तो ये लेस रिएक्टिव कैसे हो गया, ये कैसे लेस रिएक्टिव हो गया। तो लेस रिएक्टिव होने की जो वजह है, कि लेस रिएक्टिव होने की वजह ये है, ये नॉन पोलर है। क्या है बच्चों, ये नॉन पोलर है, राइट। और ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों पोलर है। क्या है बच्चों, पोलर है। तो ये दोनों के दोनों पोलर हैं और नाइट्रोजन आपका नॉन पोलर है, जिसकी वजह से क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। ठीक, नोट करो। लिखा बेटा, नेक्स्ट हैंड डालो, ट्राई हैलाइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट, ट्राई हैलाइड ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। देखो बेटा, ट्राई हैलाइड्स ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, लिखा बेटा। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, NCl3, मैं लिख दूं NCl3, NBr3 और Ni3, है ना। लिखो NCl3, NBr3, Ni3 आर नॉट पॉसिबल, आर नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज इट कंटेन लो पोलैरिटी, है ना, लो पोलैरिटी। ठीक है बेटा, ब्रैकेट में लिख लेना, पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर जानते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जानते हो, FCl Br और I। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, यानी कि Cl Br I की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो पोलैरिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या होंगे, आपके क्या होंगे बताओ बच्चों, ये नॉन पोलर होंगे। और NF3 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, पोलर होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, NCl3 प्लस 3H2O, है ना, NCl3 प्लस H2O या 3H2O लिख लेना, NCl3 प्लस 3H2O। मैं लिख दूं NCl3 प्लस 3H2O, NCl3 प्लस 3H2O एरो, NH3 प्लस NH3 प्लस 3HOCl। क्या बोले हम, NH3 प्लस 3HOCl, ठीक है। इसके बाद लिखो PCl3 प्लस 3H2O एरो H3PO3, देखो H3PO3 प्लस 3HCl, प्लस 3HCl। अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन खूब पूछा जाता है, राइट। अब क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनो, कि NCl3 जो है अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, तो PCl3 फॉस्फीन का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है। अब यहां ध्यान समझना बेटा, NCl3 अमोनिया का फॉर्मेशन करता है तो PCl3 PH3 का फॉर्मेशन नहीं करता है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि NCl3 अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, PCl3 PH3 का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है। बेटा यहां पर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस होने की वजह से H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं है, यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं है,
पानी साथ रिएक्शन तो कराया गया, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से इसका जो फॉर्मेशन होगा NH3 होगा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसका फॉर्मेशन H3PO3 होगा। तो रीजन लिख लेना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन फॉस्फोरस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन फॉस्फोरस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन फॉस्फोरस। नेक्स्ट लिखो SbCl3, SbCl3 is known as butter of antimony, SbCl3 is known as butter of antimony, SbCl3 is known as butter of antimony। रिएक्शन लिखो SbCl3 plus 3H2O एरो SbOCl है ना, SbOCl plus 2HCl, SbOCl plus 2HCl। SbOCl को लिखो स्टिबनिल क्लोराइड, STYBNYL, स्टिबनिल क्लोराइड, राइट। लिखा बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो BiCl3 plus 3H2O, BiCl3 plus 3H2O एरो BiOCl plus 2HCl, BiOCl plus 2HCl है ना। इसके नीचे लिखो बिस्मिथिल क्लोराइड, बिस्मिथिल क्लोराइड। नेक्स्ट लिखो NF3 formation, NF3 formation is the exothermic process, NF3 formation is the exothermic formation, but NCl3 formation is the endothermic process, endothermic process। लिखा बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो SbF3 is known as Schwarz reagent, SWARTS, Schwarz reagent, Schwarz reagent। नेक्स्ट लाइन से लिखो ऑर्डर ऑफ लुईस बेस, ऑर्डर ऑफ लुईस बेस, लुईस बेस का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, Ni3, NBr3, NCl3 और ये आपका हो जाएगा NF3 है ना, अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग। नोट करो, लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिखो बॉन्ड एंगल, लिखो बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल जो होगा Pi3, लिखो बेटा फटाफट लिखो, लुईस बेस लिखो पहले, लिखा, इसके बाद बॉन्ड एंगल हो जाएगा PBr3, फिर हो जाएगा PCl3 और सबसे कम हो जाएगा PF3। फटाफट लिखो, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट साइड डालो पेंटाहेलाइड्स ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट। बच्चों देखो ध्यान से, बेटा मेरी बात ध्यान से देखो कि अगर मैंने MX3 कह रखा है तो इसको बोलेंगे ट्राईहेलाइड। क्या बोलेंगे? ट्राईहेलाइड, ठीक है। और अगर मैंने MX5 ले रखा है तो इसको बोलेंगे हम लोग पेंटाहेलाइड, राइट। एक बात समझना, अब यहां 3 है और यहां 5 है,
ठीक है। एनआईएस बड़ा कहाँ है, इस जगह पर, यानी इस केस में मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ एनायन। तो यहां पर एनायन का साइज बड़ा है, तो जहां पर एनायन का साइज बड़ा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर भी वहां ज्यादा होता है। किसने कहा, फजांस रूल ने, है ना। तो यहां पर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, राइट। अब एक बात सुनो, अगर मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं कि मेरे को कोवेलेंट कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, तो अगर मेरे को कोवेलेंट कैरेक्टर चाहिए कि कोवेलेंट कैरेक्टर कहां ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे MX5 में कोवेलेंट कैरेक्टर MX3 से ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर, बोर्ड पर ऊपर लिखा है। दूसरी बात देखो कि नाइट्रोजन की खास बात क्या है, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन जो है फॉर्मेशन नहीं करता, फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल साहब, ये पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता, राइट। और इसी तरीके से बिस्मिथ भी जो है ना, पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता। इस केस में पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन यहां भी पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन समस्या क्या है, दोनों के सीन अलग अलग हैं। अगर ये पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो इसका रीजन क्या है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। और ये पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन इसलिए नहीं करता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो यहां पर एक बात समझना, तो कहने का मतलब पेंटाहेलाइड बनाएगा कौन, तो पेंटाहेलाइड की पॉसिबिलिटीज हमको दिखेगी फास्फोरस, AS और SB, है ना, इस केस में हमको देखने को मिलेगी। नोट करो, लिखा बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो, ऑल पेंटाहेलाइड्स है ना और लुईस एसिड, ठीक है। अब थोड़ा देखो कि अगर मैंने क्वेश्चन में सॉलिड PCl5 लिया है, सॉलिड पर ध्यान देना, अगर मैंने सॉलिड PCl5 ले रखा है और इसको तोड़ेंगे तो PCl4+ और PCl6, राइट, ये बनाएगा टेट्राहेड्रल, राइट, ये होगा टेट्राहेड्रल और ये होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ये यूनिक कैरेक्टर होगा जब हमसे क्वेश्चन में सॉलिड PCl5 पूछा जाएगा। जब टेट्राहेड्रल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हमारे पास sp3 होगा, और इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन पेंटाहेलाइड और से अलग कैसे हो गया कि अगर मैं सॉलिड मतलब मान लो सॉलिड PBr5 ले लेता हूं या मैं सॉलिड PI5 ले लेता हूं, तो ये सिचुएशन वहां देखने को नहीं मिलेगा, राइट, वहां पर ऐसा सीन देखने को नहीं मिलेगा। इसको लिखो बच्चों, लिख लिया, लिखो सॉलिड, नेक्स्ट लाइन से लिखना, सॉलिड PBr5 है ना, सॉलिड PBr5 एंड सॉलिड PI5 products are differ from solid PCl5 in solution। मतलब कि अगर मैंने ले रखा है कि सॉलिड PBr5 ले रखा है,
अगर मैं ये ले रखा है तो PBr प्लस PBr4 प्लस बनेगा और Br माइनस बन, देखो ये अलग हो गया। और अगर मैंने क्वेश्चन में सॉलिड Pi5 ले रखा है तो बनेगा Pi4 प्लस और साथ में I माइनस। तो ये सॉल्यूशन के अंदर इस तरीके के आयंस बनाएंगे, तो इस वजह से ये आपका ज्यादा डिफरेंट हो गया इनसे। अच्छा, एक बात और देखो कि सॉलिड PCl5 के अंदर हमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों ज्योमेट्री देखने को मिल रहा है। यानी कि सॉलिड PCl5 के अंदर हमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों ज्योमेट्री देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम सॉलिड PBr5 और सॉलिड Pi5, अगर हम सॉलिड PBr5 और सॉलिड Pi5 में देखेंगे तो सिर्फ हमको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही देखने को मिलेगा। कॉपी के ऊपर लिखो बच्चों, कॉपी के ऊपर लिखो बच्चों, कॉपी के ऊपर लिखो solid PCl5 contain tetrahedral, solid PCl5 contain tetrahedral and octahedral both geometry, tetrahedral and octahedral both geometry, but solid PBr5 and solid Pi5 contain only tetrahedral ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और देखो जरा, 11th क्लास में मैंने आपको सिखाया है कि अगर मैं PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो PCl5 का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये P हो गया, ठीक है, और ये आपका ये हो गया Cl हो गया, Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, राइट। कितने क्लोरीन? 1 2 3 4 और 5, राइट। इसको नाम क्या दिया था? एक्सियल, याद आ रहा होगा। और इसका नाम क्या हो गया? इक्वाटोरियल, ठीक है, इसका नाम क्या दिया था? इक्वाटोरियल, राइट। ये हमने किसकी बात करनी है? PCl5 की। क्या इतना नोट करो। नोट किया बच्चों? नोट किया। लेकिन अगर हम क्लोरीन की जगह F ले लें, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन PF5 ले लें, समझना, तो PF5 का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा। ये P होगा, ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया, और ये आपका F हो गया, ये आपका F हो गया, और ये बेटा जी F हो गया। बच्चों एक बात सुनो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ जो है F की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू Cl। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड में खिंचाव भी होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो F की ज्यादा है क्लोरीन से, तो F की ज्यादा होने की वजह से खिंचाव भी होगा, स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस होने की वजह से ये एक ऐसा केस बनेगा कि इसमें एक्सियल और इक्वाटोरियल आपस में इंटरचेंज होंगे। एक्सियल और इक्वाटोरियल आपस में इंटरचेंज होंगे, यानी कि एक्सियल की जगह इक्वाटोरियल हो सकता है, इक्वाटोरियल एक्सियल में चेंज हो सकता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं सूडो रिएक्शन। और ये वजह क्यों पाई गई? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी जो खिंचाव है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब खिंचाव, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी जो है फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने की वजह से ऐसा केस इसमें देखने को नहीं मिला। तो यहां पर एक्सियल बोल दिया, यहां इक्वाटोरियल बोल दिया। लेकिन अब दूसरी बात क्या है, अगर PF5 की बात करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से खिंचाव होगा, और खिंचाव होने की वजह से ये आपस में इंटरचेंज होंगे। तो लिखो एक लाइन, इन PF5 axial and equatorial are interchanges which is known as
which is known as pseudo reaction, which is known as pseudo reaction. नेक्स्ट लाइन से लिखो NF5 नेवर एग्जिस्ट, है ना. रीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल. अब देखो, अगर मैं Pi5 ये भी लिखूंगा नेवर एग्जिस्ट, इसका देखो रीजन अलग अलग है. अब यहां पर फास्फोरस और आयोडीन यानी दोनों का साइज क्या है, मैक्सिमम. दोनों एटम बड़े बड़े हैं. जब दोनों एटम बड़े बड़े हैं तो ओवरलैपिंग के चांसेस क्या होंगे, नहीं होंगे. आयोडीन और फास्फोरस दोनों का साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी. तो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो ये Pi5 का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. तो लिखो Pi5 नेवर एग्जिस्ट बिकॉज साइज ऑफ Pi5 नेवर एग्जिस्ट बिकॉज साइज ऑफ phosphorus and iodine are very large, so proper overlapping not possible, right. एक और लिखो. अब हमने BiF5 की बात कर रही है तो BiF5 भी लिखो. BiF5 नेवर एग्जिस्ट, लेकिन इसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना. लिखो BiF5 नेवर एग्जिस्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. नेक्स्ट लाइन डालो. हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट. हाइड्राइड बताओ. NH3, PS3, ASS3, SbS3 और BiS3. बच्चों एक बात मेरे को बताओ, ये हाइड्राइड हैं आपके, है ना. ये हाइड्राइड हैं आपके. ऊपर से नीचे चलने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा नहीं करेगा. अब इंक्रीज करेगा और M और H की जो है बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी नहीं करेगी. अब इसका मतलब इस केस में मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगा. मैक्सिमम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ. जब मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगा इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आसान होगा. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इजी होगा, राइट. जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारा इजी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, राइट. अब एक बात समझना, इसका मतलब अमोनिया नॉट रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों, सबसे कम होगा या नहीं होगा, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट. आगे लिख लेना. लिखा बच्चों, लिखो. In 15 group element, ammonia not behaves like reducing agent.